देश दुनिया की सारी बड़ी खबर को सदा के सामने मौजूद चलेगी। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि ऐसा बड़ा हुआ है गठबंधन जिसकी कोई नहीं कर रहा था उम्मीद। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट एक साथ आ गया है दोस्तों, और बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों दोनों के गठबंधन बनने को लेकर। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को अलग करने की बातें बोलने वाले लोगों के मुंह पर मारा है करारा तमाचा। अखिलेश यादव ने बताएंगे ऐसा क्या बयान दिया है उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के नेता ने सिख समाज के लोगों के साथ कर दी ऐसी बदतमीजी की FIR तक दर्ज करवाना पड़ा है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में बीजेपी के सहयोगी के 4 विधायक भागकर दूसरी पार्टी में चले गए हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे डिटेल में सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा की सरकार से जनता त्रस्त है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस पार्टी और पवार की पार्टी NCP और शिवसेना UBT के बीच में गठबंधन को लेकर थोड़ी रस्साकसी देखने को मिल रही है दोस्तों। जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूरे क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया है दोस्तों। और कांग्रेस का कोई ना कोई कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र के अंदर चलता रहता है दोस्तों, हर तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं। ऐसे में शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करते हुए कई सारे बयान दे चुके हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक नए गठबंधन की और विकल्प तलाश रही है। ऐसे में अगर राज्य की दूसरे नंबर की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित है दोस्तों, उसका साथ मिल जाए तो कहने ही क्या है। और कुछ ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के अंदर हुआ है दोस्तों। आपको बता दें कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर विधायक है, और ऐसे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी से इसलिए नाराज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाकर रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद ना तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों, ना ही उनको गृह मंत्रालय का पोस्ट दिया गया, ना ही उनके प्रभारी कई सारे मंत्री बनाए गए, जिसके कारण नाराजगी इतनी ज्यादा है दोस्तों कि उनको कई बार मीटिंग से बाहर देखा जाता है। कई बार विरोध करते करते तो उनके समर्थक NDA के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी करने लगते हैं दोस्तों। ऐसे में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद पूरे महाराष्ट्र के अंदर उड़ने वाली है दोस्तों। खबर यह है कि भंडारा जिले के 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने आपस में गठबंधन कर लिया है दोस्तों। भारत के इतिहास में पहली बार इन दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया है। आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र भोंडेकर और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के काफी करीबी पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले ने भंडारा जिला के 12 सीट के चुनाव को लेकर आपस में गठबंधन कर लिया है दोस्तों। भंडारा जिला दुग्ध संघ के 12 संचालक को लेकर 25 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है दोस्तों। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और NCP अजित पवार गुट भी चुनाव लड़ रहा है। इसके बावजूद शिंदे गुट के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन करके यहां की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है दोस्तों। और जैसे ही ये खबर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक फैली, इसको लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही है दोस्तों। और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी के करीबी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि जिला के अंदर मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं, मध्यवर्ती बैंक और स्थानीय स्वराज संस्थानों के भी चुनाव होने वाले हैं। इस बारे में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है और जरूरत पड़ेगा तो आगे कदम उठाया जाएगा। यानी उन्होंने संकेत दिए हैं कि फिर से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ में गठबंधन किया जा सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर इस गठबंधन के बाद 12 की 12 सीटें इन दोनों गठबंधन सहयोगियों को मिलने वाली है। ऐसे में दोस्तों क्या मान के चले कि एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन को लेकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है, और अगर यहां सफलता मिलती है तो और बड़े स्तर पर भी इस तरीके के गठबंधन देखने को मिलेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर सबको पता है कि एकनाथ शिंदे अगर फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनका वो सपना तभी पूरा होगा जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ में आएंगे, और कांग्रेस पार्टी को भी एक नए गठबंधन सहयोगी की जरूरत है। तो ऐसे में शिंदे के पास भी एक विकल्प है और कांग्रेस के पास भी एक विकल्प है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और समय आ चुका है बदलाव का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए शिवसेना UBT यानी उद्धव ठाकरे वाली पार्टी या शिवसेना एकनाथ शिंदे दोनों में से कौन बेस्ट रहेगा? उद्धव ठाकरे का इतिहास हमेशा से कांग्रेस के विरोध में रहा है, इसीलिए गठबंधन होने के बावजूद वोटों का ट्रांसफर नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन शिंदे की छवि उस तरीके की नहीं है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 400 के अहंकार को तोड़ने वाला अगर कोई राज्य था तो उत्तर प्रदेश था दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को पहले 70+ सीटें मिलती थी, लेकिन अचानक से 2024 के इलेक्शन में भाजपा मात्र 37 के नंबर पर आकर सिमट गई दोस्तों। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर झंडा गाड़ दिया, और इसके बाद एक बात तय हो गई कि अगर 2027 के इलेक्शन में सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर से इतिहास जाएगा और 10 साल पुरानी भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार टाटा अलविदा बाय बाय हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद तमाम तरीके की थ्योरियां फैलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आपस में विवाद हो गया है। कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटें भी नहीं देना चाहती, और इस तरीके की और भी कई थ्योरियां फैलाई गई दोस्तों। इस बीच कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने भी एक बयान देते हुए सपा के स्थानीय नेता के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद माहौल और ज्यादा गर्म हो गया दोस्तों। धीरे धीरे सपा के 1-2 नेता के भी बयान आ गए। उसके बाद गोदी मीडिया का काम करने वाले लोगों ने जमकर आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया।
माहौल बनाने की कोशिश कर दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो टूट ही चुका है, कभी नहीं बनेगा, आगे आपस में विवाद हो चुका है दोस्तों। लेकिन एक बात जो वो भूल गए हैं वो ये कि पिछली बार जब गठबंधन बना था तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का था, और जब तक अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इस गठबंधन को बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और अब उन लोगों के लिए एक और करारा तमाचा अखिलेश यादव ने खुद अपने बयानों से मारा है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हम हर हाल में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये उनके शब्द हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक दोस्ती के प्रस्ताव की तरह है और दूसरी और कांग्रेस विरोधियों के लिए एक तीर है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव प्रियंका गांधी के साथ मिलकर 24 को 27 में रिपीट करेंगे तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखिएगा इस पूरे मामले को लेकर। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता ने एक ऐसी हरकत कर दी दोस्तों कि अब एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा है। खबर यह है कि एक सिख अधिकारी पर कथित तौर पर बीजेपी के नेता ने चप्पल फेंकने की कोशिश की और चप्पल फेंक भी दिया दोस्तों। इसके बाद पश्चिम बंगाल के कालीघाट पुलिस स्टेशन के अंदर मामला दर्ज करवाया गया है। सिख समुदाय के सदस्यों ने बीजेपी के नेता से माफी की मांग की है दोस्तों, और कहा है कि इस घटना को लेकर उन्हें काफी ज्यादा आहत हुआ है और निराशा हुई है। केंद्रीय मंत्री यानी नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों है दोस्तों, सुकांत मजूमदार, जिन पर चप्पल फेंकने का गंभीर आरोप लगा है दोस्तों। 208 के साथ साथ 302 और 115(2) बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस पर बीजेपी के नेता सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हमने जो फेंका था वो कागज के बना हुआ एक चप्पल के आकार की चीज थी, वो कोई चप्पल नहीं था, क्योंकि सिख समुदाय के लोग और अधिकारी पगड़ी पहनते हैं दोस्तों। इस तरीके का चप्पल फेंका जाना उनके पगड़ी का अपमान, उनके धर्म का अपमान माना जाता है। ऐसे में लुधियाना वेस्ट के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब भाजपाइयों को सिख समुदाय के लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जो बताएगा। साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी के द्वारा बार बार घुसपैठी वाला मुद्दा उठाए जाने को लेकर जवाब देते हुए कहा कि बंगाली बोलने वालों को भारतीय नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी, और बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी बताकर उसे बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस तरीके से बंगाल के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों देश भर के अंदर जो ड्राइव चल रहा है और कई सारी रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि बांग्लादेश के लोगों को भारत से बाहर भेजा जा रहा है, उसी रिपोर्ट पर यह टिप्पणी ममता बनर्जी की ओर से सामने आई है दोस्तों। इस पर बीजेपी की ओर से तो कोई जवाब सामने नहीं आया है। दो शब्द जरूर आप लिखिएगा अगर आप कुछ किस पर कहना चाहते हैं तो। वहीं पर चुनाव से पहले आरजेडी के कार्यालय में एक बार फिर से हलचल देखने को मिली दोस्तों। कर्पूरी सभागार के अंदर सोमवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव रणविजय साहू की अध्यक्षता में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू के प्रदेश के सचिव और मुस्लिम तेली संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद हारून मोहम्मद मुख्तार ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि रणविजय साहू ने सदस्यता रसीद के साथ प्रतीक चिन्ह, गमछा और फूलों की माला भेंट करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के जीवनी पर लिखित पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना देकर सम्मानित किया है। और इस मौके पर कई सारे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले को लेकर भी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव से पहले बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है दोस्तों। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान और जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी और बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में अशोक चौधरी के दामाद सायन कुरनाल के मनोनयन को लेकर विपक्ष ने निशाना साधते हुए नीतीश कुमार की सरकार पर जमाई आयोग बनाने का आरोप लगाया, जो 100% बात सही है दोस्तों। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने आरजेडी ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारी वकील बनाए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया है दोस्तों। केंद्र सरकार के आदेश की कॉपी पोस्ट करते हुए आरजेडी ने लिखा है कि दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हकमारी का सवाल एक बार फिर से उठता है। कानून मंत्रालय के 9 अक्टूबर 2024 के आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए संजय झा की बेटी आधा झा और सत्या झा की सेवा 3 साल के लिए ली गई है। कानून की पढ़ाई कर चुकी दोनों बेटियों की सेवा वकील के ग्रुप ए पैनल में ली गई है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार जिला से सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों की सेवा लेती है दोस्तों, यानी वकील नियुक्त किए जाते हैं और इसके लिए अलग अलग लेवल के वकील के लिए पैनल बनाया जाता है। और इस पैनल में एक नहीं बल्कि दो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बेटियों को मौका दिया गया है दोस्तों। इस पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे मामले पर निशाना साधते हुए बताया कि कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार बचाने के लिए परिवारवाद को फैलाया जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों इनके बारे में, आपकी जो भी राय हो। इसके साथ में 4 एनपीपी पार्टी के विधायकों ने पीपीए पार्टी में घर वापसी कर ली है दोस्तों। अरुणाचल के अंदर बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी पार्टी के 4 विधायकों ने अपनी पुरानी पार्टी ज्वाइन कर ली है, यानी अरुणाचल प्रदेश की जो पार्टी है जिसका नाम पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों इस मामले को लेकर। वहीं पर सियासत से संन्यास ले और बेटे को सौंप दे अपनी कमान, अपनी पार्टी की कमान। असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू को यह सलाह दी है दोस्तों। उन्होंने कुर्नूल जिले के अंदर आदोनी में रविवार रात को एक सभा को संबोधित करते हुए वक्त संशोधन अधिनियम पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि यह कानून मुसलमानों के अधिकारों का हनन है। ओवैसी ने कहा कि मैं चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आप लोकेश का भविष्य बर्बाद कर
कर रहे हैं, वैसे भी आपके बाद आपका बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा, जूनियर एनटीआर तो नहीं आने वाला है ना, आप लोकेश को भ्रमित कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आप पहले ही अविभाजित आंध्र प्रदेश के 9 साल और विभाजित आंध्र प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ये जिम्मेदारी, राजनीति की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दे। और इसके पीछे कारण भी दोस्तों, अगर सही समय पर अपने बेटे को जिम्मेदारी देकर बड़े पोस्ट पर पहुंचा देते हैं तो फिर उनका बेटा नेता के तौर पर पार्टी में स्वीकृत हो जाएगा, वरना फिर बाद में और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी राज्य के अंदर कोई अगर मास लीडर हो और उसके परिवार का कोई व्यक्ति ना हो, या फिर वो अपने लीगेसी को अपने बेटे को नहीं दे पाता, तो फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आती है। कई सारे एग्जाम्पल है, एक तो उड़ीसा का एग्जाम्पल है दोस्तों, ऐसे ही हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के एग्जाम्पल है। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या सही बोल रहे हैं सद्दुद्दीन ओवैसी या फिर कुछ और आप कहना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। और पंजाब के अंदर भी राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है दोस्तों। पंजाब की सियासत में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई है। खबर है कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए जो 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उससे पहले शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा झटका तब लगा जब वरिष्ठ नेता राजिंदर दीपा और सरबजोत सिंह साबी ने अकाली दल से नाता तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत और अकाली दल के लिए रणनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान माना जाएगा दोस्तों। दोनों नेता चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरमिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा और पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद रहे हैं दोस्तों। राजनीतिक तौर पर यह बड़ी सफलता है पार्टी के लिए और लुधियाना वेस्ट का चुनाव जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए भी जरूरी है, ताकि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश से इस तरीके का क्लियर कट मैसेज भेजा जाए। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखिएगा जरूर। वहीं पर महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है दोस्तों। सोमवार को कहा है कि स्थानीय पार्टी इकाइयों को यह तय करना होगा कि बीएमसी समेत आगामी नगर निकाय के चुनाव अकेले लड़ना है या फिर दूसरों के साथ गठबंधन करके लड़ना है। साथ साथ दोस्तों ईरान और इजराइल से जुड़े युद्ध को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। लगातार इजराइल को एक के बाद एक झटके देने के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका को बुलाकर इजराइल को लग रहा था कि अगर अमेरिका आ जाता है तो फिर ईरान से लड़ना आसान हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने पहले ही मना कर दिया और हाथ खड़े कर दिया और कह दिया कि मैं इस युद्ध में सीधे नहीं जुड़ सकता, जिसके बाद अब ईरान और इजराइल का सीधी लड़ाई चल रही है दोस्तों। लेकिन खबर यह है कि ईरान के साथ में एक और देश आकर जुड़ गया है दोस्तों। खबर यह है कि रूस के बाद अब चाइना ने भी ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है दोस्तों। पिछले 48 घंटे में देखा गया है कि चाइना से 2 बड़े प्लेन पहुंचे हैं ईरान, जहां पर उन्होंने कई सारे हथियार ट्रांसफर किए हैं ईरान को, और इसके बाद ईरान अपने अटैक को और ज्यादा मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ करने वाला है दोस्तों। यानी इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच का वॉर धीरे धीरे करके बनता चला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान उन देशों में से एक है जो कभी नहीं झुकेगा और एक के बदले 10 तमाचे मारेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर इजराइल के अटैक को लेकर एक खबर सामने आई है दोस्तों। बताया जा रहा है कि भारत के कई सारे स्टूडेंट हैं जो ईरान में जाकर फंस चुके हैं दोस्तों। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है। बताया जा रहा है कि कैसे तेहरान के अंदर अटैक हो रहा है दोस्तों, और इंडिया के स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि लेजर आंखें वाले विदेश मंत्री को एक बार भारत के स्टूडेंट के बारे में विचार करना चाहिए और उनको वापस से भारत सुरक्षित लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि गोदी मीडिया ये सवाल बीजेपी की सरकार से नहीं पूछ रहा कि हमारे स्टूडेंट कब वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे, और ही गोदी मीडिया दावा कर रहा था कि मोदी ने वॉर रुकवा दी है, तो ये वाला वॉर रुकवा कर भी भारत के स्टूडेंट को वापस क्यों नहीं बुलाया जाता, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री अभी तक के सबसे खराब विदेश मंत्रालय संभालने वाले मंत्री बने हैं, और अगर आप भी विदेश मंत्री एस जयशंकर को 100 में से केवल 0 नंबर देना चाहते हैं या फिर कुछ और नंबर देना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ग्लोबल आइज न्यूज की ओर से डिटेल देते हुए बताया गया है कि ईरान इतिहास में सबसे बड़े यानी ऐतिहासिक बमबारी की तैयारी कर रहा है। यानी इजराइल के ऊपर ऐसा अटैक होगा जैसा हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ है। ईरान इस बात की पूरी तैयारी कर रहा है दोस्तों, और इस बात को मजबूती इस बात से भी मिलती है दोस्तों कि ईरान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कॉर्पोरेशन से बाहर जा रहा है। यानी दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास यूरेनियम होता है जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं दोस्तों, और उसका इस्तेमाल लोगों को पावर देने के लिए, बिजली मुहैया कराने के लिए होता है, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है और शहर के लोगों को दी जाती है दोस्तों। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल करके उससे एटॉमिक हथियार ना बना ले, इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाई गई है, जो दुनिया भर के देशों में जाकर जांच पड़ताल करता है दोस्तों। लेकिन अब ईरान इस बात से बाहर आ चुका है। ईरान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अधिकारी नहीं जा पाएंगे और ये नहीं पता कर पाएंगे कि आखिर ईरान अपने यूरेनियम का इस्तेमाल वहां पर लोगों को पावर देने के लिए कर रहा है या फिर एटॉमिक हथियार बनाने के लिए कर रहा है, और ये संकेत दे रहा है ईरान की कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। और कई सारी रिपोर्ट में पता चल रहा है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम के एनरिचमेंट को यानी एटॉमिक हथियार बनाने लायक फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, और कभी भी यह ऐलान हो सकता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है और एटॉमिक हथियार उसके पास आ चुका है दोस्तों। और जैसे ही यह खबर ऑफिशियल तौर पर सामने आएगी, पूरी दुनिया में भड़कंप भी मच सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर ईरान उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध की दिशा क्या होने वाली है और भारत को
को अपना क्या स्टैंड रखना चाहिए और इंडिया के स्टूडेंट को वापस लाने की जिम्मेदारी क्या नेहरू जी की है, लिखेगा जरूर। साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, लेकिन अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाती है। दोस्तों इस पर सवाल पूछा सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता से, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं पार्टी वो नहीं चाहती है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। पार्टी का अध्यक्ष 3 साल का होता है, लेकिन जेपी नड्डा के 7 साल हो गए हैं। ये लोग डब्बू और चापलूस को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी और अमित शाह के काम करने के तरीके पर निशाना साधते हुए ये दावा किया है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात वो बोलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जेपी नड्डा की जगह किसी और को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया होता। साथ साथ दोस्तों अशोक चौधरी के दामाद, रामविलास पासवान जी के दामाद और जीतन राम मांझी के दामाद को नीतीश कुमार ने आयोग बनाकर जिम्मेदारी दे दी। अब डीके टैक्स की धर्मपत्नी को भी जिम्मेदारी दी जा रही है। नीतीश कुमार को स्पेशल जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए। ये बयान तेजस्वी यादव ने देकर बिहार की राजनीति में ये नया शब्द दिया है दोस्तों, जमाई आयोग। और आप लोग जानते हैं इस जमाई आयोग का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे अपने संगी साथियों को अलग अलग आयोग में घुसाया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों 31 मई को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। 11 जून को भूमिहीन कैंप तोड़ दिया गया। 16 जून को जेलरवाला बाग के अंदर अशोक विहार में झुग्गियां तोड़ी गई। हजारों गरीब परिवार सड़क पर आ गया। और आतिशी ने कहा कि रेखा गुप्ता जी आपको इन गरीबों की बद्दुआ लगेगी, 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर पश्चिम बंगाल में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी के नेत्री अग्निमित्र पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार सिर्फ राज्य के 33% मुस्लिम समुदाय के लिए काम कर रही है और ये सरकार सिर्फ मुसलमानों की है। इसके बाद वो आगे अग्निमित्र पॉल ने दावा किया कि 2026 के बंगाल के चुनाव में मोदी सरकार ही आएगी। भगवान ना करे अगर ऐसा नहीं होता तो बंगाल में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। बंगाल के हिंदू लोगों को ये जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा होगा। कुल मिलाकर दोस्तों बंगाल के अंदर हिंदू समुदाय के लोगों को डराने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। इनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अंदर बोला जाता है कि अगर हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाएगा। हालांकि सबको पता है कि हकीकत क्या है, केवल बीजेपी के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों बंगाल में इससे पहले भी बीजेपी ने ऐसा ही एक अप्रोच रखा था और ट्राई किया था कि लोगों को गुमराह किया जाए, लेकिन वहां भी नहीं चला। तो अब दोबारा से 2026 में क्या ही चलेगा। साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए सवाल उठाया कि सरकार बताए कि सिपाही की भर्ती में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की संख्या कितनी है और उनकी हकमारी कौन कर रहा है। अखिलेश यादव ने पार्टी की अल्पसंख्यक शाखा के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोई भी सरकार नियम और नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती है। 60,000 से अधिक सिपाहियों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि इनसे कोई सवाल ना पूछे। अगर हम लोग संख्या पूछना चाहे तो इतनी भारी में भर्ती हुई है तो बताए कि पीडीए की क्या संख्या है, तो ये लोग इसका जवाब नहीं देंगे। सरकार बताए कि आखिर जो भर्ती कर रहे हैं उसमें आखिर पीडीए का क्या परसेंटेज है, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक। साथ साथ दोस्तों मोदी सरकार ने ऐलान किया कि वो जनगणना कराने जा रहे हैं। 1 मार्च 2027 को कट ऑफ पीरियड के तौर पर पूरे देश के अंदर जनगणना कराने का फैसला लिया गया है दोस्तों, जबकि अक्टूबर में 2026 के अंदर जनगणना जो हिल स्टेशन है, जो ज्यादातर जहां पर बर्फबारी होती है, चाहे जम्मू और कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो, वहां पर अक्टूबर में जनगणना समाप्त कर ली जाएगी दोस्तों। उसके आंकड़े जुटा लिए जाएंगे। ऐसे में जो नोटिफिकेशन सामने आया था उसमें कहीं भी जातीय जनगणना कराने की बात नहीं लिखी गई थी। इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा कि क्या मोदी की सरकार ने यू टर्न ले लिया है, क्या जनता को एक बार फिर से गुमराह किया गया है, मोदी सरकार क्या आरएसएस के प्रेशर के अंदर झुक गई है और क्या मोदी सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है, क्या नरेंद्र मोदी 90% भारत की आबादी के साथ एक बार फिर से धोखा करने जा रहे हैं। इन सवालों के साथ क्वेश्चन मार्क लगाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं बीजेपी से। दोस्तों क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराने को लेकर कहीं ना कहीं कन्नी काट रही है? क्योंकि अगर उन्हें वाकई जातीय जनगणना कराना था तो अभी ही ऐलान कर दिया गया होता, लेकिन अब बीजेपी बोलेगी कि हम लोग और समय लेना चाहते हैं और जातीय जनगणना कराने को लेकर डिटेल में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। और उसके बाद हो सकता है दोस्तों भाजपा ये दावा करे कि अभी तो बहुत दिन है और जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब जातीय जनगणना कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी की मांग की आलोचना की, तो अब जाकर जब वो जातीय जनगणना कराने का दावा कर रहे हैं तो लोग कैसे उन पर विश्वास करेंगे? क्योंकि ये तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा था सवाल और अब जाकर बीजेपी इस पर राजी हुई है। लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन में नाम नहीं आया दोस्तों। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा और जब तक डेटा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, पब्लिश नहीं होगा, तब तक जरूर डाउट होता रहेगा सभी को। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है भैरव सिंह। वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी के एमएलए हूं लेकिन आरएसएस से भी जुड़ा हुआ हूं। अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये बयान देने वाले कांग्रेस पार्टी के विधायक
विधायक के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? मध्य प्रदेश कांग्रेस हो या गुजरात कांग्रेस हो, उनको तत्काल एक्शन लेना चाहिए था दोस्तों, लेकिन लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जब खुलकर स्पष्ट करके आए हैं कि बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पार्टी में दिख नहीं जाना चाहिए, तो फिर उसे हटाने में इतना देर क्यों किया जा रहा है? जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों। और देखते हैं जीतू पटवार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी का तो क्लियर कट स्टैंड है